हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं ग्रेविटेशन को। ठीक है, कल वाले लेक्चर में मैंने आपको ग्रेविटेशन के बारे में फोर्स की कैलकुलेशन समझा दी थी कि फोर्स किस टाइप से कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट फोर्स, और वो रिजल्टेंट फोर्स सेंटर की तरफ आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r करके अपन को कैलकुलेशन वेलोसिटी वगैरह की कर ली थी। आज से नया पार्ट है इसका ग्रेविटेशन का। आज अपन पढ़ने वाले हैं केपलर्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो, ये चैप्टर का नाम आ गया अपना ग्रेविटेशन, और अब अपन पढ़ने वाले हैं क्या, देखो केपलर्स लॉ। ये साइंटिस्ट है अपने भैया केपलर। ये डायग्राम आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको लिखना है केपलर्स लॉ। 3 टाइप के केपलर्स लॉ हैं बेटा, 3 लॉ है, मतलब केपलर्स लॉ जो है 3 लॉ बताए थे। साइंटिस्ट है ये केपलर अपना, इसने 3 लॉ बताए। पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट, तो फर्स्ट पढ़ेंगे अपन क्या, केपलर फर्स्ट लॉ, या इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोला जाता है। जैसे लिखा है केपलर्स फर्स्ट लॉ एंड लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, क्या लिखा है, केपलर्स फर्स्ट लॉ, या फिर इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट या ऑर्बिट लॉ, ऐसा कुछ बोला जा सकता है। दूसरा जो है सेकंड देख रहे होंगे आप, केपलर सेकंड लॉ, इसको लॉ ऑफ एरिया भी बोला जाता है बच्चे, लॉ ऑफ एरिया आ गया। और थर्ड वाला जो लॉ पढ़ने वाला है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, केपलर्स थर्ड लॉ, इसको लॉ ऑफ टाइम पीरियड लिखना। ठीक है, या लॉ ऑफ पीरियड भी बोल सकते हो। तो ये 3 लॉ अपन डिस्कस करने वाले हैं आज वाले लेक्चर में। तीनों से रिलेटेड एक 2 न्यूमेरिकल करेंगे और तीनों लॉ समझ लेंगे। बढ़िया मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है ये केपलर्स लॉ का, आपको पता होना चाहिए बच्चों। केपलर्स लॉ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, नीट में भी एंड बोर्ड में भी। ठीक है, तो लॉ तो पता होना ही चाहिए आपको। ठीक है, और देन उनसे रिलेटेड अपन एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे और आज का वाला लेक्चर अपना खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट तो केपलर्स फर्स्ट लॉ आ जाता है। देखो हेडिंग आ गया। अब केपलर्स फर्स्ट लॉ समझने से पहले एक थोड़ी सी सिंपल सा स्टडी है। एलिप्स के बारे में आपको थोड़ा कुछ पता होना चाहिए। तो जैसे लिखा है, बिफोर वी स्टडी केपलर्स लॉ लेट अस अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट ऑफ एलिप्स। एलिप्स वैसे तो सब लोग जानते होंगे एलिप्स किस टाइप से बनता है, तो ये यहाँ पे एलिप्स आ गया। ये एलिप्स ऐसा ही बनता है क्या बेटा, इसके कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जरा क्या है। देखो ठीक है, अब आपको नोट्स जो बनाने हैं ना बेटा पीपीटी के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाते चलना। ठीक है, जैसे नोट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे ये लॉ थे ना, ये 3 लॉ केपलर्स लॉ, तो इनमें आप ये डायग्राम बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे लिख लेना केपलर्स लॉ, ऐसा लिख सकते हो आप केपलर्स लॉ। यहाँ फर्स्ट वाला लॉ लिख लिया, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, ये लॉ लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो अपना ये बेसिक कॉन्सेप्ट, फर्स्ट लॉ समझाने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं एलिप्स का, तो एलिप्स वाला कॉन्सेप्ट लिख लेना है। वो एलिप्स बना के यहाँ पे भी जो भी समझाऊंगा मैं, तो नोट्स थोड़े अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है ना, ये ऐसा एज इट इज़ नहीं लिखना। तो देखो ये जैसे ऐसे ये डायग्राम अब ऑब्वियसली नहीं बनाना है आपको, ये सर डिज़ाइन, ये डिज़ाइन में नहीं बनाना आपको, नोट्स अपने अकॉर्डिंग बना लेना। चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट, तो केपलर फर्स्ट लॉ से पहले एलिप्स के बारे में समझ लेते हैं। ये एलिप्स है, एलिप्स सब लोग जानते होंगे। एलिप्स में 2 एक्सिस होती है बेटा, जैसा लिखा है एलिप्स है 2 एक्सिस। ये एक एक्सिस, ये वाली एक्सिस जो है ना, यहाँ से यहाँ तक वाली एक्सिस, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। ये पहली एक्सिस आ गई, ये वाली है यहाँ से यहाँ तक, इसको मेजर एक्सिस बोलेंगे, ये नाम लिख दिया मेजर एक्सिस। और दूसरी वाली एक्सिस ये ग्रीन वाली आ गई, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, तो आप केवल जब लिखो ना एलिप्स कॉन्सेप्ट, तो ये लिखने की जरूरत नहीं बिफोर वी स्टडी केपलर लॉ लेट अस अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट, आप डायरेक्ट लिखो एलिप्स मेजर एंड माइनर एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। एलिप्स में बड़ी वाली तो मेजर एक्सिस हो गई, छोटी वाली माइनर एक्सिस हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में जो है एलिप्स आ गया। अगेन एलिप्स में ये जो एक्सिस है ना, ये माइनर एक्सिस का आधा है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो माइनर एक्सिस है उसका भी आधा हो गया, ऐसे सेमी मेजर हो जाएगी। ये वाली एक्सिस को सेमी मेजर एक्सिस बोल देते हैं। तो ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो आप, सेमी मेजर सेमी माइनर। ठीक है, नेक्स्ट अगेन ये एलिप्स आ गया। जैसे सर्कल में एक सेंटर होता है ना बेटा, एलिप्स का सेंटर नहीं होता, एलिप्स में फोकाई होते हैं, 2 फोकाई। तो ये तो हो गई अपनी, ये मेजर माइनर एक्सिस हो गया, एलिप्स है और 2 फोकाई। तो ये 2 फोकाई होती है, एक तो ये रहा फोकाई, एक ये रहा फोकाई। ये फोकस भी बोल सकते हैं। एलिप्स में जो है 2 फोकस होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, ये भी एलिप्स का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है अपना, है ना। F1 एक फोकस को F1 बोलते हैं, दूसरे को F2 बोलते हैं। जैसे सर्कल में सेंटर होता है ना अपने पास, ये सर्कल है, जैसे ये सर्कल में आपका पता है, यहाँ पे सर्कल में ये सर्कल है ना, तो सर्कल में तो ये सेंटर होता है। अब यहाँ एलिप्स में सेंटर नहीं होता, ऐसा नहीं कि एलिप्स में इस पॉइंट को अपन ने सेंटर नाम दे दिया सी ना। एलिप्स में 2 फोकस होते हैं, ये एलिप्स होगा
तो यहाँ पे और यहाँ पे दो फोकस होते हैं, F1 और F2 जिनको नाम देते हैं। अगर एलिप्स ऐसा है तो फोकस यहाँ और यहाँ होंगे, एलिप्स ऐसा है तो फोकस यहाँ और यहाँ होंगे। ठीक है बेटा, तो एलिप्स में दो फोकस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, F1 F2। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट कर दिया F1 F2 से। तो यहाँ तक की कहानी अब आपको एलिप्स में समझ आ गई। तो एलिप्स की मैंने क्या क्या प्रॉपर्टी समझाई, देखो आप फटाफट से देखता हूँ जल्दी से। एलिप्स में अपन ने क्या क्या समझा, ये केपलर लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। फर्स्ट लॉ में एलिप्स काम आने वाला है, तो इसलिए एलिप्स के बारे में समझ लेते हैं। तो ये एलिप्स आ गया, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस आ गई, ये मेजर आ गई, ये माइनर एक्सिस आ गई, माइनर आ गई, आधी आधी कर दूंगा तो सेमी माइनर आ गई, ये सेमी माइनर, ये सेमी मेजर हो गई, ये सेमी मेजर हो गई। दो फोकस होते हैं, ये दो फोकस आ गया, F1 F2 से डिनोट कर दिया, जिससे सर्कल में सेंटर होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की कहानी। अब फर्स्ट लॉ पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट लॉ में क्या बोलता है, देखो केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, केपलर्स फर्स्ट लॉ पे आ रहा हूँ बेटा मैं ना। केपलर्स फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जो सन है, देखो पूरा जो अपना स्पेस में सन है, अर्थ, मून, बहुत सारे सैटेलाइट है अलग अलग, मरकरी, प्लूटो, सब सैटेलाइट क्या कर रहे हैं, केपलर ने बोला लॉ ऑफ ऑर्बिट वाला एरिया। पहला लॉ क्या बताया था, लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो उसमें केपलर ने क्या बता दिया कि हर एक प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट हैं, सारे के सारे प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं। सब प्लैनेट कहां घूम रहे हैं बेटा, सन के अराउंड। और जो सब प्लैनेट हैं वो एलिप्टिकल मोशन कर रहे हैं, मींस एक एलिप्स पे घूम रहे हैं, एक कोई भी एक एलिप्स पे घूम रहे हैं, और उस एलिप्स का जो फोकस होगा उस फोकस पे सन है। ये केपलर ने बताया। वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या सारे के सारे प्लैनेट कैसे घूम रहे हैं, एलिप्टिकल मोशन में घूम रहे हैं, और उनमें से जो सारे प्लैनेट घूम रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा हेवी कौन है, सन। मतलब सबके सब प्लैनेट कहां घूम रहे हैं, सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में, और सन कहां है, उस एलिप्स के कोई एक फोकस पे। ये आ गया, देखो ये एलिप्ट बताया, ये एलिप्स आ गया क्या बेटा, ये एलिप्टिकल मोशन होगा किसका, अर्थ का। ये सन आ गया, सन कहां पे बेटा, सन किस जगह पे है, कोई भी एक फोकस पे। ठीक है, अर्थ घूम रही है, अर्थ एक प्लैनेट है क्या, अर्थ एक प्लैनेट है। मैंने यहां अर्थ बनाया है, और भी प्लैनेट हो सकते हैं अर्थ के अलावा। तो देखो क्या हो गया, हेडिंग आ गया केपलर्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो क्या है देखो, ईच एंड एवरी प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ द फोकई। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे क्या, ये फर्स्ट लॉ आ गया। ठीक है, अब ये जो अर्थ है, ये अर्थ ऐसे ऐसे एलिप्स में घूम रही है, देखो जरा घूमना शुरू किया क्या अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड भी घूम रही है। तो आप यहां ध्यान से देखो, अर्थ खुद भी घूम रही है और साथ में ये एलिप्स के अराउंड भी घूम रही है, सॉरी सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में। तो ऐसा हर एक प्लैनेट के लिए होता है, अर्थ के लिए ही नहीं है बेटा, हर एक प्लैनेट। मैंने यहां डायग्राम में अर्थ लिया है, जो अर्थ है वो किसके अराउंड घूम रही है बेटा, सन के अराउंड, साथ में अपने एक्सिस के अराउंड भी घूम रही है। तो आप इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे बेटा, बड़ा करते से ये ना वो घूमेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो अर्थ ऐसे ऐसे घूम रही है बेटा अपना, ये जो अर्थ है आप देख पा रहे होंगे, ये खुद दो एक्सिस के अबाउट घूमते हैं। एक तो क्या है, अर्थ के दो रोटेशन हो रहे हैं, एक तो एलिप्स के अराउंड घूम रही है, सर्कुलर एलिप्स के अराउंड तो घूम रही है किस कौन से पाथ में, सॉरी यार क्या बोल रहा हूं मैं, सन के अराउंड घूम रही है एलिप्टिकल पाथ में। ये सन आ गया, सन एक फोकस पे, दो फोकस होते हैं ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो एक फोकस पे सन आ गया, और ये अर्थ जो घूम रही है एलिप्टिकल पाथ में घूम रही है और अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूम रही है। मैंने अर्थ यहाँ पे एग्जांपल लिया, कोई भी एग्जांपल हो सकते हैं। तो लॉ लिख लीजिए जरा, डायग्राम बना लेना, अर्थ को एक पोजीशन पे बना लेना कहीं भी। ईच एंड एवरी प्लैनेट मूव इन अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन फोकस। सन कोई भी एक फोकस पे हो सकता है। नेक्स्ट, तो ये वाला लॉ आपको समझ आ गया होगा, केपलर्स फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं इसको। दूसरा जो है लॉ ऑफ एरिया आ जाता है। अब लॉ ऑफ एरिया समझते हैं जरा, क्या देखो, ये सन आ गया, ध्यान से देखना बेटा, मेजर माइनर एक्सिस आ गई, ए से बी तक मेजर, सी से डी माइनर, ये सन एक फोकस पे आ गया, ये प्लैनेट है, ये डिस्टेंस, प्लैनेट की डिस्टेंस जो सन से वो आर मान ली मैंने, या आर वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू सन। ठीक है, ये F1 एक फोकस आ गया, F2 दूसरा फोकस आ गया,
F1 F2 फोकस है, एक फोकस पे सन आ गया और ये प्लानेट है। जरूरी नहीं है ये प्लानेट अर्थ ही हो, कोई भी प्लानेट हो सकते हैं। सारे के सारे प्लानेट किसके अराउंड घूम रहे हैं? सन के अराउंड। ऐसा किसने बोल दिया? केपलर ने। ये सेमी मेजर एक्सिस आ गई, ये सेमी माइनर एक्सिस आ गई, ठीक है। तो ये डायग्राम भी बना सकते हो आप चाहो तो। ये जनरलाइज किसी भी प्लानेट के लिए डायग्राम आ गया अपने पास में, ठीक है। अब एक टर्म आती है पेरिजी। पेरिजी का मतलब क्या होता है, या पेरीहेलियन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये जब ये एलिप्स में ये प्लानेट, पी मतलब प्लानेट, ये प्लानेट सन के जब पास में होता है ना, सबसे पास में, देखो ये जो है प्लानेट सबसे पास यही होगा क्या? सन के अराउंड अगर ये प्लानेट घूम रहा होगा तो सबसे पास में जो क्लोजेस्ट पोजीशन होती है उसको पेरिजी बोला जाता है, पेरिजी पोजीशन या पेरीहेलियन। तो ये लिखा भी है, देखो क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ प्लैनेट विद सन PS इज कॉल्ड पेरिजी या पेरीहेलियन। पेरिजी का मतलब सबसे पास वाली जो पोजीशन होती है उसको पेरिजी बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है बेटा? पेरिजी के बारे में लिख लेना है, पेरीहेलियन या पेरिजी। अब ऐसे एपोजी आती है, एक आती है क्या? एपोजी और या एपीहेलियन। ये क्या है? सबसे दूर वाली पोजीशन। ये एपोजी वाली पोजीशन आ गई, ये सन, ठीक है। तो ये प्लैनेट घूमता हुआ पोजीशन ए पे आएगा ना, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, इसको जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगी इसको क्या बोल दिया? एपोजी। मतलब जो प्लैनेट घूम रहा है सन के अराउंड, तो जब सबसे पास में होगा तो पेरिजी, सबसे दूर होगा तो एपोजी। क्लियर है? ध्यान रहेगा पेरिजी एपोजी कंडीशन। तो पता भी होना चाहिए बेटा। जैसे ये सन आ गया, सन के अराउंड अगर प्लैनेट घूम रहा है, जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं, यहां पे ये प्लैनेट अगर ऐसे घूम रहा है, ये प्लैनेट ऐसे घूम रहा है, यहां पे सन आ गया, तो जब ये वाली सिचुएशन होगी बेटा, ये तो पेरिजी वाली सिचुएशन हो गई आपकी, और जब ये प्लैनेट यहां पहुंचेगा, यहां वाले प्लैनेट की पोजीशन पेरिजी और यहाँ वाले प्लैनेट की पोजीशन एपोजी आ गई है, ठीक है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा बेटा, पेरिजी एपोजी कंडीशन का मतलब क्या है? देखो ये पेरिजी वाला आ गया, पेरिजी का मतलब पास वाली कंडीशन आ गई क्या? जब ये प्लैनेट जो है सन के सबसे पास था तो पेरिजी, और यही प्लैनेट घूमता हुआ अगर यहाँ आ जाता है तो यहाँ वाली कंडीशन को अपन क्या बोल देंगे? एपोजी। ये हो गया अपना एपोजी वाला कंडीशन, ठीक है। पेरिजी एपोजी आ गया, क्लियर। ये लिख लेना बेटा आप लोग, पेरिजी एपोजी का। ग्रेटेस्ट डिस्टेंस एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन, लीस्ट है या मिनिमम है तो पेरिजी, पेरिजी मतलब पास, एपोजी मतलब दूर वाली कंडीशन। नेक्स्ट केपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। केपलर सेकेंड लॉ या फिर इसको नाम दिया था अपन ने लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। जब मैंने शुरुआत में लिखाया था ना, अभी स्लाइड में आया था केपलर्स लॉ 3 टाइप के, वहां लॉ ऑफ एरिया। तो क्या है देखो, मान लो ये आ गया अपना सन और ये आ गया अपना प्लैनेट, ठीक है ना। सन तो एक फोकस पे आ गया, ये प्लैनेट आ गया। अब ध्यान से देखना डायग्राम को। मान लो ये जो प्लैनेट है इसका ये पोजीशन आ गया शुरुआत में, और यहां से चलना शुरू किया प्लैनेट ने। वापस बता रहा हूं, देखो प्लैनेट शुरुआत में यहां था, ये चलता हुआ कोई टाइम में यहां पे आ गया, तो इसने जो सन पे एरिया बनाया होगा, इसका जो प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर यहां से लगा, पहले पोजीशन वेक्टर ये था, पहले बाद में पोजीशन वेक्टर ये हो गया, तो इतना एरिया इसने स्वैप किया कहां पे? सन पे। इसको लॉ ऑफ एरिया बोला जाता है। कितना एरिया सन पे स्वैप किया? ये एरिया दे दिया A1, ठीक है। मान लो किसी दूसरे टाइम पे प्लैनेट यहां था, घूम के यहां पहुंच गया, शुरुआत की पोजीशन वेक्टर आ गया, घूम के यहां आ गया, ठीक है। अब जितनी देर में प्लैनेट यहां से यहां गया था ना, उतनी देर में प्लैनेट यहां से यहां आया है, तो ये वाला एरिया जो आएगा ना, वो एरिया मान लिया A2 आ गया। क्लियर है? ये A1 और A2 एरिया बराबर बराबर होंगे कब? अगर यहां से यहां का टाइम और यहां से यहां का टाइम बराबर बराबर है, मतलब ये जो प्लैनेट ने चलना शुरू किया था, जो अर्थ ने यहां से चलना शुरू किया था, मान लो यहां से यहां जाते जाते इसको 2 घंटे लगे, तो सेम 2 घंटे इसको यहां से यहां तक आने में भी लगे हैं। अगर ये दोनों मतलब यहां से यहां का टाइम बराबर है, यहां से यहां का टाइम बराबर है, इसका मतलब A1 बराबर A2 होगा। इसको लॉ ऑफ एरिया बोला जाता है। लॉ ऑफ एरिया का मतलब जो प्लैनेट जो होगा वो सन पे जो एरिया स्वैप कर रहा है, एरिया स्वैप्ड बोला जाता है। एरिया जो भी एरिया सन पे बना रहा है, वो एरिया
इक्वल टाइम में इक्वल इक्वल होगा, यही केपलर सेकेंड लॉ है। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप करने वाला है। क्लियर है? वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो क्या, जैसे शुरुआत में प्लैनेट यहां था, कुछ पर्टिकुलर टाइम में उसने ये A1 एरिया स्वेप कर लिया, फिर प्लैनेट कुछ देर बाद यहां आ गया, कुछ पर्टिकुलर टाइम में उसने A2 एरिया स्वेप कर लिया, ये A2 एरिया आ गया, तो ये आ गया आपका क्या, देखो सेकेंड लॉ प्लैनेट। मैंने जो बोला है क्या वही लिखा है क्या, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू एनी प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, ध्यान रखना है आपको क्या, ये जो एरिया होगा इक्वल टाइम में इक्वल एरिया आएगा, मींस A1 बराबर A2 हो जाएगा। मतलब मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं क्या, इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं, मान लो इस पॉइंट को अगर मैंने नाम दे दिया बेटा क्या P, इस पॉइंट को नाम दे दिया Q, इस पॉइंट को नाम दे दिया R, इस पॉइंट को नाम दे दिया S, तो जो टाइम लग रहा है कहां से कहां का, जो टाइम है टाइम इफ टाइम फॉर P to Q मोशन बराबर टाइम फॉर R to S मोशन, देन A1 इक्वल टू A2। चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, लिखा है ना इक्वल एरिया स्वेप इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप करेगा सन पे। सन पे जो भी एरिया स्वेप होगा इक्वल टाइम में इक्वल एरिया आने वाला है। ठीक है, तो यहां से यहां का टाइम मैंने बोला जो भी टाइम होगा वही सेम टाइम यहां से यहां का मान ले, तो ये वाला जो एरिया आ रहा है ये वाला एरिया इसके बराबर होगा, यही अपना केपलर सेकेंड लॉ हो जाता है बेटा। ठीक है, तो लिख भी लेना आप लैंग्वेज में भी जैसा मैंने अभी लिखा है, तो वीडियो पॉज करके जरा लिख लो इसकी कहानी। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं डायग्राम को। देखो क्या है डायग्राम, देखो यहाँ प्लैनेट था शुरुआत में, ये प्लैनेट आ गया, इसने चलना शुरू किया, कोई टाइम मान लो 2 घंटे में चल के ये A1 एरिया स्वेप कर लिया इसने, ये एरिया A1 मान लिया, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गया, कुछ टाइम में वही सेम टाइम में जो A2 एरिया स्वेप किया, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा अपना A2। ठीक है, लॉ ऑफ एरिया समझ आ गया बेटा। चलो नेक्स्ट, अगर इसका प्रूफ देखें तो इसका प्रूफ क्या आ गया, देखो प्रूफ समझा देता हूँ आपको इसका कैसे आएगा इसका प्रूफ। देखो जैसे मान लो बेटा ये आ गया अपने पास क्या, एलिप्टिकल पाथ, यहाँ आ गया मेरे पास सन। अब ये सन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई प्लैनेट होगा, ये जो प्लैनेट है इस सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है। ठीक है, मान लो किसी पोजीशन पे ये पोजीशन आ गई R। अब मान लें यहाँ का टाइम है कुछ, ये जो प्लैनेट है ना यहाँ किसी भी टाइम T पे है, यहाँ पे ये जो प्लैनेट है यहाँ का टाइम मान लिया कुछ T, यहाँ का टाइम जो है वो क्या मान लिया, टाइम T इक्वल टू T1। अब ये थोड़ी सी देर बाद वेरी 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 स्मॉल टाइम इंटरवल dt टाइम के बाद मान लो यहाँ पहुँच गया। मैंने थोड़ा बड़ा करके बनाया है ताकि आपको लगेगा। ठीक है, यहाँ का टाइम क्या हो गया, वैसे ये जो है ना ये जस्ट यहाँ का है पर मैंने बड़ा करके बताया आपको। ठीक है, यहाँ का टाइम जो मान लिया मैंने, यहाँ का टाइम t इक्वल टू T1 प्लस dt का मतलब वेरी 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 स्मॉल, मतलब ये यही कहीं रहा होगा। मतलब ये जो एलिप्स है ना, एलिप्स में क्या है, ये जो है ना बेटा ये बहुत पास होगा पर मैंने बड़ा करके बताया आपको दूरी में है। ठीक है, एक सेकेंड वापस बनाता हूं। ये तो सन आ गया, यहाँ तो सन है अपना। ठीक है, एलिप्स से ढंग का बना नहीं पर मान लेना आप, किसी टाइम पे प्लैनेट यहाँ है, यहाँ का टाइम क्या मान लिया मैंने T1, ये प्लैनेट है कालू कालू प्लैनेट आ गया। ठीक है, इसका जो शुरुआत में पोजीशन है वो R मान लिया। अब थोड़ी देर बाद ये क्या है ना घूम के यहाँ कहीं पहुँच गया होगा कि यहाँ कहीं, मैंने थोड़ा बड़ा बताया है, ये अभी इतना नहीं आने वाला है। ठीक है ना, मैंने तो बहुत टाइम ले लिया। यहाँ का टाइम जो मान लिया मैंने, क्या मान लिया, यहाँ का जो टाइम है ना वो T बरोबर T1 प्लस dt मान लिया। ठीक है बेटा, तो ये जो कितना एरिया कवर किया इसने, ये जो एरिया कवर किया ना ये वाला एरिया, वो एरिया निकाल रहा हूँ मैं। ये वाला एरिया कितना एरिया होगा, ये वाला एरिया निकाल लेते हैं जरा। ठीक है,
तो ये एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँ, इसको एक ट्राइंगल मान लेता हूँ। इसको मैंने क्या मान लिया, एक ट्राइंगल मान लिया। मैंने क्या मान लिया है, ये एक ट्राइंगल मान लिया, ये डिस्टेंस r मान ली, ये डिस्टेंस r मान ली, और यहाँ से यहाँ v dt मान लिया। अगर वो v स्पीड से चल रहा है तो यहाँ से यहाँ ये जो प्लानेट है अपन ने मान लिया कितना स्पीड से भाग रहा है, ये v स्पीड से, तो v dt चला होगा dt टाइम में, ठीक है। छोटे से टाइम के लिए स्पीड कांस्टेंट मान ली मैंने, तो v dt चला होगा। अब ये जो ट्राइंगल का एरिया क्या लिख सकता हूँ मैं, ये जो छोटू सा एरिया आएगा, स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया निकालना है ना ट्राइंगल का, उसको मैंने डी मान लिया। अब क्या लिख दूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैं मान सकता हूँ ये आर और आर बराबर बराबर है, क्योंकि थोड़ी सी देर चला है ना, और dt मतलब थोड़ा 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 बहुत कम चला हो, तो अपन ने क्या मान लिया 1/2 r इंटू वी डी टी। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो ऐसा ट्राइंगल तो है नहीं, ये फॉर्मूला लगता है ना 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अपन ने क्या मान लिया बच्चे, क्योंकि ये यहाँ से जो यहाँ तक गया ना वो बहुत कम टाइम में गया है। क्या बहुत कम टाइम में, मतलब यहाँ जैसे, तो ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ सन से लगा के ये वाली डिस्टेंस, सन से लगा के ये वाली डिस्टेंस ऑलमोस्ट बराबर बराबर होगी। क्यों बराबर बराबर होगी, क्योंकि ये टाइम बहुत कम है, वेरी 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 स्मॉल है। यहाँ पे जो मैंने बनाया ना वो तो बहुत टाइम ले लिया, यहाँ से यहाँ जब तक जाते जाते तो बहुत सारा टाइम लगा होगा उसको, ठीक है। तो DA क्या आ गया बेटा, ये DA इक्वल टू 1/2 VR dt। तो DA/dt कितना हो गया 1/2 VR। अब किसी को लग रहा होगा सर ये R तो बदलेगा, जैसे प्लानेट यहाँ होगा तो R अलग होगा, यहाँ होगा तो अलग 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 अलग। तो ये जो DA/dt है ना, मैंने क्या बोला, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप करेगा, मतलब DA/dt तो कांस्टेंट होना चाहिए, पर यहाँ से तो कांस्टेंट आ नहीं रहा। तो मैं क्या करता हूँ, m का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, mVR/2m, ठीक है। m का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ प्लानेट, m क्या है जहाँ पे, मास ऑफ प्लानेट मान लिया, m क्या मान लिया, मास ऑफ प्लानेट। यहाँ तक की कहानी लिखो, अभी प्रूव करता हूँ फिर, पहले यहाँ तक की कहानी लिखो। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये वाला आपने एरिया कैसे निकाला, ट्रायंगल का है, समझ नहीं आया। तो मैं बता दूं बेटा, देखो ये यहाँ ये छोटू सा, ये इतना सा, तो मैं ऐसा ये वाली डिस्टेंस आ रहे तो ये वाली डिस्टेंस भी आर लिख सकता हूँ ना, जैसे ये इस टाइप से, ठीक है। ऑलमोस्ट बराबर बराबर हो गए, ठीक है ना। ये अगर बहुत, ये जो ब्लैक लाइन्स जो दोनों लिखी ना मैंने, अगर ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हो, वेरी वेरी क्लोज हो, तो दोनों का डिस्टेंस भी सेम मान सकता हूँ, और वो हाइट के बराबर मान के स्मॉल एरिया की कैलकुलेशन मैंने इसको ट्राइंगल मान के कर लिया, ठीक है ना। तो नोट करो जरा, यहाँ से DA/dt क्या आ गया, mVR/2m आ गया, क्लियर है। अब इसके बाद की कहानी क्या होगा, देखो ये mVR एंगुलर मोमेंटम है क्या इसका, तो DA/dt को क्या लिखा जा सकता है, एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m। तो यहाँ तक की कहानी लिख ली बेटा, यहाँ तक की कहानी लिखो बेटा जल्दी से, वीडियो पॉज करके, फिर मैं आगे न्यूमेरिकल भी कराता हूँ आपको। देखोगे अब अपने पास जो DA/dt आया वो आया था कितना, mVR/2m। mVR तो होता है एंगुलर मोमेंटम। अब आपको पता है इस पे प्लैनेट पे नेट टॉर्क 0 है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो DA/dt भी कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। नेट टॉर्क ऑन प्लैनेट 0, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट विल बी कंजर्व्ड, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड है, मतलब यहाँ जो DA/dt आएगा वो क्या आ गया बेटा, DA/dt जो होगा वो आ रहा है अपने पास L/2m, और ये जो होगा ये कांस्टेंट होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना इससे क्वेश्चन, ये जो DA/dt आया था ना, यहाँ से अगर मैं DA/dt का वो वाला फॉर्मेट लिखूँ, DA/dt जो आया था वो क्या आया था अपने पास, VR/2, तो ये भी कांस्टेंट होगा क्या। तो मैं यहीं से एक रिलेशन लिखता हूँ जिससे अपन क्वेश्चन करेंगे, अपन V1R1 V2R2, ये कांस्टेंट होगा, इससे अपन एक क्वेश्चन करने वाले हैं। V1R1 जो है एरिया, DA/dt कांस्टेंट होता है ना, DA/dt कांस्टेंट है, इसका मतलब V1R1 बराबर V2R2। R1 R2 क्या है, ये
R1 R2 उसका पोजीशन कितना दूरी पे आ रहा है वो, ठीक है ना। प्लैनेट का सन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या है, ठीक है। v1 v2 क्या हो जाएगा उसका वेलोसिटी। क्लियर है, यहां तक की कहानी नोट करो बेटा, जल्दी से कहानी नोट करो जल्दी से। v1 r1 v2 r2 पता होना चाहिए बेटा। va और r कांस्टेंट होगा क्या, ये vr/2 कांस्टेंट होगा ना, da/dt कांस्टेंट आ रहा है ना L/2m, तो vr/2 भी कांस्टेंट होगा। तो जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां रेडियस कम होगी, r का वैल्यू कम होगा पोजीशन वेक्टर का। r वेक्टर क्या, r क्या है बेटा, r वेक्टर को बोलूं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू सन। यहां लिख देता हूं, ये r वेक्टर की फॉर्म में लिख देता हूं। ये क्या है बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू सन। सन के रेस्पेक्ट में जो है पोजीशन वेक्टर क्या आ रहा है प्लैनेट का, ठीक है। नोट कर लो। अगर आप लोगों को डेरिवेशन नहीं भी याद होता है तो एक तो ये पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है। पहले पूरी कहानी लिखो बेटा, यहाँ तक की वीडियो पॉज करके सारी की सारी कहानी लिख डालो, ठीक है। अब क्या बता रहा हूँ देखो, मैं क्या चीज याद रखना है आपको, ये जो सेकंड लॉ है अपने पास, ये जो सेकंड लॉ है किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। किस पे बेस्ड है ये, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में भी आपको ये चीज याद रख लेनी है, क्या, ये जो सेकंड लॉ है, ये कहाँ लिखूं यार, ये जो केपलर सेकंड लॉ है ना, यहीं पे लिख लेना आप आगे क्या, केपलर सेकंड लॉ, और कौन सा, लॉ ऑफ एरिया बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। याद रखना बेटा, ये आता है, ठीक है। और एक ये भी पता होना चाहिए, da/dt जो होगा वो क्या होगा, L/2m, ठीक है। एक ये रिलेशन पता हो, दूसरा v1 r1 इक्वल टू v2 r2, ठीक है। ये तो मैंने बता ही दिया था अभी आपको, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, पर उससे न्यूमेरिकल होगा, भी आगे एक न्यूमेरिकल आएगा वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। चलो नोट कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखो जरा क्या है बच्चे, क्वेश्चन समझते हैं। ऐसे सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। एक सैटेलाइट है जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम, मैक्सिमम डिस्टेंस ये आ गई, ये मिनिमम डिस्टेंस आ गई रेस्पेक्टिवली। इसमें से लिखना मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेस, यार ये थोड़ा गलत लिख दिया, सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लैनेट। अच्छा ठीक है, एक चीज बता देता हूं, क्या है बेटा, देखो यहां एक काम कर सकते हो आप, देखो एक ये बता दूं पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है। देखो जैसे सन के अराउंड क्या हो रहा है, हर एक प्लैनेट घूम रहा है, क्या सन के अराउंड हर एक प्लैनेट घूम रहा है इलिप्टिकल पाथ में। ऐसे ही सेम पैटर्न पे हर एक प्लैनेट के अराउंड भी सैटेलाइट घूम रहे होते हैं, ठीक है। सैटेलाइट किसके अराउंड घूम रहे हैं, जो भी देखो अर्थ किसके अराउंड घूम रही है, सन के अराउंड, और सन के अराउंड कौन घूम रहा है, मून। मून क्या है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, कंफ्यूज नहीं होना, रिपीट कर रहा हूं। प्लैनेट किसके अराउंड घूमते हैं, सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में। ऐसे ही सेम पैटर्न पे जो सैटेलाइट्स हैं वो किसके अराउंड घूमते हैं, प्लैनेट के अराउंड, अगेन इलिप्टिकल पाथ में। और लॉ ऑफ एरिया, वो जो लॉ ऑफ टाइम पीरियड भी वैलिड है, लॉ ऑफ एरिया भी वैलिड है। केपलर्स के जो लॉ है ना, वो एज इट इज सैटेलाइट वाले मोशन में भी वैलिड होंगे। आगे अगले लेक्चर में अपन सैटेलाइट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, देखो समझ में आ गया होगा अब आपको, क्या कि वही कहानी करनी है। पहले सन के अराउंड प्लैनेट घूम रहा था, अब क्या होगा, वही प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट घूम रहे हैं। चलो तो क्वेश्चन क्या है, देखो एक सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट घूम रहा है प्लैनेट के अराउंड, और वो प्लैनेट से कम मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंसेस दिए हुए हैं आपको। जैसे मान लो मैंने ये मान लिया इलिप्टिकल पाथ, और यहाँ मान लिया मैंने, जो सन मानते थे, सन नहीं मानना है यहाँ पे, क्या मान लेना आपको, ये एक प्लैनेट मान लिया मैंने। कोई भी प्लैनेट हो सकता है, अर्थ हो या फिर कुछ और प्लैनेट हो। तो ये तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई क्या सैटेलाइट की, ये अपना सैटेलाइट घूम रहा है, ये यहाँ पे आ गया अपना सैटेलाइट, ये R2 मान लिया, और ये R1 ये मिनिमम डिस्टेंस हो गई, यहाँ ऐसे ऐसे घूम घूम के आ रहा है ये,
तो इधर वाला स्पीड को v2 मान लिया, नीचे वाले स्पीड को v1 मान लिया। आपको पता है v1 r1 इक्वल टू v2 r2 होने वाला है, तो आंसर आ जाएगा क्या? मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है? v1 और यहां का वेलोसिटी भी दिया है आपको। ये वेलोसिटी कहां का है बेटा? ये v2 है, ये ना 5 × 10⁻³ और ये जो है आपका r2 हो जाएगा, ये जो है आपका r1 हो जाएगा। तो नियरेस्ट पॉइंट वाला स्पीड पता लग जाएगा क्या? v1। तो v1 r1 की जगह क्या लिख दिया? 0.5 × 10⁻⁷, 5 × 10⁻³ दूर वाला डिस्टेंस कितना हो गया? 1.5 × 10⁻⁷। तो 10⁻⁷ से तो 10⁻⁷ कट जाएगा और ये कैंसिल आउट होगा, ये 3। तो v1 जो आएगा ना, नियर पे ज़्यादा स्पीड आएगी, वो आ जाएगी 15 × 10⁻³ मीटर/सेकंड। याद होना चाहिए बच्चे, नोट करो जरा। पहला न्यूमेरिकल आसान सा। पहला न्यूमेरिकल v1 r1 v2 r2 पे बेस्ड था, आप सभी लोगों से हो भी गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अच्छा, केपलर्स थर्ड लॉ समझने से पहले एक और न्यूमेरिकल करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? देखो बेटा, समझना जरा, ध्यान से देखना जरा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं लिख रहा हूं और ध्यान से करना बेटा, बहुत ध्यान से, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं और जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो क्या है, मान लो ये एलिप्स आ गया, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ये सन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या है ना, ये मैंने सिमेट्रिकल डायग्राम बनाया। ये मान लो कोई प्लैनेट यहाँ था और ये प्लैनेट इधर इधर घूम रहा है, ये पोजीशन ए है, ए से प्लैनेट घूम घूम के बी तक पोजीशन पे आ गया, ठीक है। और यहाँ से जो टाइम लगा ना ए से बी तक के लिए, वो टी ए बी मान लिया, ठीक है। टी या उसको T1 नाम दे दिया। उसको क्या नाम दे दिया मैंने? T1 जो है, ये प्लैनेट कहाँ से कहाँ तक गया? ये जो प्लैनेट है ना, ये कहाँ से कहाँ तक गया? टाइम फॉर A to P मोशन, ए से बी तक जा रहा है प्लैनेट, ठीक है। फिर प्लैनेट क्या होगा बेटा? यहाँ बी पोजीशन से घूम घूम के ए तक आएगा, उसको टाइम को मैंने T2 मान लिया। ये क्या आ गया? टाइम फॉर B to A मोशन, ठीक है। अब आपको करेक्ट ऑप्शन पहचानना है। Which of the following options is correct? Which of the following option is correct? करेक्ट ऑप्शन पहचानना है। फर्स्ट T1 बराबर T2, सेकेंड T1 ग्रेटर देन T2, थर्ड T1 लेस देन T2, फोर्थ कांट से कुछ नहीं कहा जा सकता। सोचो जरा आंसर क्या होगा। JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे सरेंडर हो जाएंगे यहीं पे अपना आंसर फर्स्ट ऑप्शन लगा के। जिस भी बच्चे ने फर्स्ट ऑप्शन लगाया है वो आंसर गलत है। जिस भी बच्चे ने फर्स्ट आंसर लगाया ना, वो अपना गलत आंसर है। सही क्या होगा देखो, बताते हैं जरा। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बेटा? आंसर 2। कैसे आया सर ये? सॉल्यूशन बताओ अपना। ज्यादातर बच्चों ने ये आंसर करेक्ट लगाया होगा, बट ये गलत आंसर है। किसी को लग रहा हो सर यहां से यहां उतना ही तो गया है जितना यहां से ए से बी तक जितना चला है ना, बी से ए भी तो उतना ही चला, बराबर बराबर चला है, तो बराबर बराबर टाइम आना चाहिए ना, नहीं आएगा टाइम बराबर बराबर। देखो सॉल्यूशन भी लिखता हूं, जिन बच्चों को समझ आ गया है, ठीक है। देखो जरा, आप वो एरिया निकालो ना बेटा, जो सन पे जो एरिया बना रहा है ना, सन पे कितना एरिया बना रहा है, ज्यादा एरिया बना रहा है कि कम एरिया बना रहा है। अभी पता लग जाएगा आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन क्यों है। नोट करो पहले यहां तक। अभी तो आप देखो सॉल्यूशन बताता हूं आपको। ये जो सॉल्यूशन है बेटा, सॉल्यूशन देखो क्या है।
ये यहां पे सन, जब प्लैनेट यहां से यहां तक गया होगा, प्लैनेट जब ऐसा घूम रहा होगा तो सन पे यहां तक आते आते सन पे कितना एरिया बनाया उसने, इतना सारा एरिया बनाया क्या। फिर बाद में जब प्लैनेट ने यहां से चलना शुरू किया, इधर 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 आया तो उसने सन पे कितना एरिया बनाया, यहां तक ये वाला एरिया, फिर यहाँ ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। अब बताओ कौन सा वाला एरिया ज्यादा लग रहा है आपको, ग्रीन वाला एरिया या रेड वाला एरिया। तो रेड वाला एरिया का जो टाइम बोला था ना, रेड वाला एरिया में ये वाला टाइम था t2 और ग्रीन वाला एरिया में जो टाइम बोला था वो टाइम था t1। तो आपको पता है इक्वल टाइम में इक्वल एरिया आएगा, तो यहां तो ज्यादा एरिया है तो ज्यादा टाइम, ठीक है। तो t1 ग्रेटर देन t2 अपना आंसर आ जाएगा। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया आएगा ना, तो ज्यादा टाइम होगा तो ज्यादा एरिया, जहां पे ज्यादा एरिया लगा है, यहां ज्यादा एरिया स्वेप हो रहा है क्या सन पे एरिया स्वेप ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा आने वाला है। क्लियर है बच्चे, समझ गए। जेई का क्वेश्चन है, जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो यहां तक की कहानी नोट कर लो, जरा कहानी नोट करो जल्दी से, ठीक है। सन पे एरिया स्वेप देखना है आपको कि एरिया जो है सन पे वो कितना स्वेप हो रहा है। चलो गायब कर दें। नेक्स्ट केपलर थर्ड लॉ। केपलर थर्ड लॉ बड़ा आसान है बेटा। ये जो प्लानेटरी मोशन हो रहा है ना, इसका जो टाइम पीरियड आएगा, इस प्लानेटरी मोशन का जो टाइम पीरियड आएगा, वो जो टाइम पीरियड होगा, अगर उसका मैं स्क्वायर कर दूं, ये जो प्लानेटरी मोशन हो रहा है, मान लो यहां सन है और यहां पे प्लानेट है, ये प्लानेट यहां से घूम घूम के प्लानेट घूम रहा है, तो इसको पूरा एक कंप्लीट पूरा एलिप्स वाला मोशन करने का टाइम पीरियड मान लिया t है। तो ये तो टाइम पीरियड हो गया। और ये वाली एक्सिस को बोला जाता है मेजर एक्सिस, इसका आधा बोलाता है सेमी मेजर एक्सिस a। तो t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू a क्यूब, ये अपना है केपलर्स थर्ड लॉ। लिखना नहीं है अभी, ये क्या आ गया बेटा अपना केपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो केपलर्स थर्ड लॉ समझ में आ गया होगा आपको। तो केपलर्स थर्ड लॉ आ गया, ये सन आ गया बेटा, ये प्लैनेट आ गया, प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहा है। लेट्स r बी द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। मैंने a लिखा था, यहाँ r लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। r मान लिया मैंने क्या, सेमी मेजर ऑफ एलिप्स। तो t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है, याद रखना t स्क्वायर अपॉन r क्यूब बराबर कांस्टेंट होता, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स r क्यूब, ठीक है। बुक्स में हो सकता है यहाँ पे कभी a भी लिखा हो, t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू a क्यूब भी लिखा हो सकता है, ठीक है। ये a क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, यहाँ r से डिनोट किया है, ठीक है। ये r क्या है, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। यहाँ पे जो r है वो बेटा क्या आ गया, ये r ये रहा ना, सेमी मेजर ऑफ एक्सिस ऑफ एलिप्स। चाहो तो आप यहाँ बाद में भी लिख सकते हो। ये जो t है वो तो टाइम पीरियड आ गया, एंड r क्या आ गया अपना, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स, ठीक है। तो लिख लो जरा यहाँ तक की कहानी। ये सन है बेटा अपना, ये सन और ये प्लैनेट घूम रहा है और ये r क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। यहाँ लिख लेना आप चाहो तो, r जो है, r क्या है, ये सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। ये जो एलिप्स है ना बेटा, उसका सेमी मेजर एक्सिस हो गया ये r, ठीक है। यहां तक कहानी खत्म। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाऊं क्या। याद रहेगा क्या फॉर्मूला बेटा आपको, t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। बॉक्स में बंद करके आप लोगों ने क्या करना है, स्टार मार्क लगा लेना है, t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। t क्या है, ये पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन या टाइम पीरियड, एक पूरा का पूरा यहाँ से प्लैनेट ने यहाँ से चलना शुरू किया, वापस यहाँ आएगा जितनी देर में, उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। r क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। क्वेश्चन आ गया ये आपका। क्वेश्चन क्या है देखो, अगेन क्वेश्चन में सैटेलाइट दे दिया बेटा, तो आपको समझ लेना है जो सैटेलाइट है या प्लैनेट, प्लैनेट घूमता है सन के अराउंड और सैटेलाइट घूमते हैं प्लैनेट के अराउंड। तो क्वेश्चन क्या है देखो, two satellite S1 and S2 are revolves around a planet in coplanar and concentric circle of radius R1 and R2। अच्छा क्वेश्चन में कभी कभी हो सकता है बेटा कि जो है ना एलिप्स ना दिया और सर्कल दिया हो, तो जब सर्कल होगा ये एलिप्स जो है अगर सर्कल में कन्वर्ट होगा बेटा, तो इसका ये जो सेमी मेजर एक्सिस आ रहा था
यहां से यहां तक का सेमी मेजर एक्सिस वो सर्कल का रेडियस के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? सर्कल के केस में क्या लिख देना है? रेडियस के बराबर। ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं जरा क्या है। अराउंड द प्लैनेट कंसेंट्रिक और रेडियस r1 r2 दे दिया बेटा, सेम डायरेक्शन, द रेस्पेक्टिव पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, एक घंटे में घूम रहा है, दूसरा 8 घंटे में घूम रहा है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ s1 इज 10⁴ किलोमीटर, देन रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ s2। तो आप लोगों ने क्या कर लेना है? t² प्रोपोर्शनल टू r³ लगा लेना है, t² प्रोपोर्शनल टू r³। अब r जो है अगर एलिप्स होगा तो सेमी मेजर एक्सिस, और सर्कल होगा तो सर्कल का रेडियस। एक काम करता हूं मैं लिख भी देता हूं यार यहाँ पे, ये जो आया ना इसमें जो है अगर एलिप्स हुआ तो r क्या हो जाएगा? सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। और अगर सर्कुलर मोशन हुआ, अपन ये जो प्लैनेट है ना इसका सर्कुलर मोशन भी मान सकते हैं बेटा, है ना। सर्कल भी एलिप्स का एक स्पेशल केस है ना, तो सर्कल हुआ तो r क्या हो जाएगा अपना? रेडियस ऑफ सर्कल। या फिर आप तो एक काम करो ना, वो जो सर्कल होगा उसकी क्या होगा? सर्कल में मेजर और माइनर एक्सिस बराबर हो जाएगी। ठीक है, मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा? मेजर एक्सिस का लेंथ कितना हो जाएगा? मेजर एक्सिस का लेंथ देखोगे तो डायमीटर हो गया कि यहाँ से यहाँ तक, और माइनर भी वही हो गया डायमीटर, तो सेमी मतलब उसका आधा कितना हो जाएगा? रेडियस के बराबर। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो आप। अगर नहीं भी लिखूं तो मैं आपको ये समझ आ जाना चाहिए। क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो क्वेश्चन मैंने बताया था बेटा आप लोग ट्राई करो जरा। t² प्रोपोर्शनल टू r³, तो ऐसे लिख सकता हूँ t1² अपॉन t2² इक्वल टू r1³ अपॉन r2³, ऐसा लिखा जा सकता है। तो t1 कितना आ गया बेटा? t1 t2 ये रह गया, 1r² 8r²। रेडियस ऑफ ऑर्बिट सैटेलाइट S1 का रेडियस कितना आ रहा है? 10⁴ किलोमीटर क्यूब अपॉन r2³। ठीक है, यहाँ r से r गायब हो जाएगा, ना, और r2 अपना डायरेक्ट किलोमीटर में आ जाएगा। तो कितना आ गया देखो, ये r से r तो गायब आ गया। r2 कितना आ गया अपने पास? r2³ इक्वल टू, इसको पहले ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया 1/8 × 8 इक्वल टू 10⁴ किलोमीटर अपॉन r2 होल क्यूब। अब ये जो होल क्यूब आ रहा है ना बेटा, ये जो 8 आया ना, यहाँ पे इस 8 को अगर मैं होल क्यूब 8 × 8 कितना हो गया? 64। तो इसको 1/4 क्यूब लिखा जा सकता है क्या? 10⁴ अपॉन r2। यहाँ किलोमीटर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं स्पेशल यूनिट में काम कर रहा हूँ। यहाँ क्यूब आएगा, यहाँ क्यूब आएगा क्या? क्यूब से क्यूब गायब हो गया, तो यहाँ से सोल्व करने पर r2 कितना आ गया मेरे पास? सोल्व करने पे क्यूब से क्यूब गायब हो गया ना, तो 1/4 इक्वल टू 10⁴ किलोमीटर अपॉन r2। तो यहाँ से r2 निकल के आता है 4 × 10⁴ किलोमीटर। ये अपना आंसर हो जाएगा, नोट कर लो जरा। 4 × 10⁴ किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा बेटा, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो ये जो दोनों सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट का मोशन जो है समझ में आ गया होगा आपको। चलो क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास में, क्या देखो बेटा, मीन रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड सन। अर्थ जो सन के अराउंड घूम रही है उसका मीन रेडियस ये है, और साथ में मरकरी भी घूम रहा है, उसका ये है रेडियस। कैलकुलेट ईयर ऑफ मरकरी। आपको बताया ना बेटा, जो सन है, ये देखो, ये एलिप्टिकल मोशन आ गया, यहां पे आ गया अपने पास में क्या? सन। और ये जो सन के अराउंड है कौन कौन घूम रहा है? मान लेता हूं ये तो आ गया अपने पास अर्थ, और साथ में एक और कौन घूम रहा है इलिप्टिकल पाथ में? दूसरा इलिप्स होगा, हो सकता है, मुझे नहीं पता, मरकरी का इलिप्स
अच्छा ये अर्थ जो ऑर्बिट दिया है ना बेटा, ये सर्कुलर ऑर्बिट दिया है, ठीक है ना, अपने को कुछ नहीं बोला तो अपन क्या मान लेंगे, सर्कुलर ऑर्बिट। मेन रेडियस, रेडियस बोला है ना, मेन रेडियस, इसका मतलब अपन ने क्या मान लिया, ये जो अर्थ है ये तो यहाँ अर्थ घूम रही है और यहाँ पे सन है। दूसरे वाले केस में क्या मान लेंगे अपन, ये यहाँ पे सन है और अब जो है इससे मरकरी वाले केस में क्या होगा, ये मरकरी आ गया अपने पास, ठीक है। तो दोनों का रेडियस मान लेते हैं। पहले वाले का अर्थ का रेडियस r1 मान लिया, जो अर्थ घूम रही है वो r1 रेडियस में घूम रही है, अर्थ जो है वो r1 रेडियस में घूम रही है और मरकरी जो है वो r2 रेडियस में घूम रहा है। तो आपको लो तो पता ही होगा, t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, ठीक है। तो t1 अपॉन t2 होल स्क्वायर इक्वल टू r1 अपॉन r2 होल क्यूब। अब t1 मैंने अर्थ के लिए मान लिया, तो अर्थ को तो आपको पता है अर्थ जो है कितने टाइम में घूम जाती है, पूरा पूरा सन के अराउंड 1 साल में। तो यहाँ तो 1 ईयर लिख लिया मैंने, 1 ईयर अपॉन t2, यहाँ स्क्वायर आ गया क्या, बरोबर ये r1 r2 का वैल्यू पता करें क्या, r1 जो आ रहा है वो आ रहा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 अपॉन 6 इंटू 10 पावर 10, यहाँ क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से सिंप्लीफाई, ये रेडियस है ना थोड़ी कम होगी, मैंने बड़ा बना दिया है, इसका रेडियस कम आने वाला है मरकरी का, ठीक है। यहाँ जो मरकरी है ना उसका रेडियस कम आने वाला है, ये कम रेडियस है, मैंने ज़्यादा लिख दिया था उसको, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो t2 का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से 1 ईयर अपॉन t2, यहाँ स्क्वायर आ रहा है और ये 10 पावर 10 चली जाएगी, 1.15 अपॉन 6 बचेगा, यहाँ क्यूब आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करके अपन आंसर निकाल सकते हैं क्या, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा, एक सेकंड कैलकुलेट करना पड़ेगा, 15 डिवाइड बाई 6 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, तो ये आ रहा है कितना बेटा, 1 ईयर अपॉन t2 होल स्क्वायर बराबर ये आया 15.625, ठीक है। 15.625 का रूट लूंगा तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, रूट 15.625 ये आ रहा है 3.95, तो 1 ईयर अपॉन t ऑलमोस्ट कितना लिख सकते हो, 4। ऑलमोस्ट अगर मैंने 4 लिख लिया तो वहाँ पे जो टाइम पीरियड आएगा ना t2 वो कितना आ जाएगा, 1/4 ईयर। ऑलमोस्ट ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 1/4 ईयर कैसे आया समझे बेटा, ये 15/6 का स्क्वायर करा ना, तो ये आ रहा है कितना अपने पास, ये 15/6 जो आएगा 2.5 आएगा, तो 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 किया तो ये आ गई, रूट लगाया तो ये कहानी आ गई, ये और वैल्यू ऑलमोस्ट 4 के बराबर आ गई। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा, जो यहाँ पे घूमने का जो टाइम है वो 1/4 ईयर, मतलब अपने 364 डेज है ना, तो जो मरकरी है सन के अराउंड कितनी देर में घूम जाएगी, 364/4 में, ठीक है। तो नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी। और ये इस टाइप से अपना केपलर्स तीनों लो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। अब आप लोगों को ये नहीं पता कौन से लॉ से रिलेटेड है ये, ठीक है ना, 1 2 3 में समझा चुका आपको। अगला एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये आप लोग खुद से ट्राई करो जरा, देखो क्या है। ये एक एलिप्स है, x अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस y अपॉन बी होल स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पे ये सन है, ये एक सन के अराउंड जो है ये सब कुछ कहानी चल रही है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर आपको एलिप्स का इक्वेशन लिखना आता है, मैंने सिखाया था x और y, ये सन आ गया, ठीक है। ये एलिप्स का इक्वेशन आ गया, ये 0,0, ठीक है। अब आपसे ये बोल दिया जाए, यहां पे एक प्लैनेट घूम रहा है, ये प्लैनेट का मास दे दिया, ये प्लैनेट जो है उसका m मास मान लिया। m क्या है, मास ऑफ प्लैनेट,
ठीक है। अब ये प्लैनेट जो इधर इधर घूम रहा होगा तो इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है आपको। ये सन के अराउंड पूरा घूमने में कितना टाइम लगेगा इसको, ये मुझे पता करके बताना है। और क्या क्या दिया है देखो आपको, ये जो प्लैनेट है ना उसका एंगुलर मोमेंटम आपको L मान लेना है। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अराउंड सन। क्या पता करना है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट। मीन्स इस प्लैनेट को पूरा पूरा घूमने में सन के अराउंड कितना देर लगेगा, ये आपको पता करके बताना है। क्वेश्चन आसान है, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ये जो प्लैनेट घूम रहा है बेटा सन के अराउंड, इस प्लैनेट को पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में, यहाँ मान लो यहाँ से चल रहा है तो यहाँ से चल के यहाँ से वापस घूम के यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको पता करके बताना है। तो ट्राई करो जरा, वीडियो पोस्ट करके। आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग सोच सकते हो आंसर इजीली। देखो आपको बताया ना बेटा, dA/dt क्या होगा, L/2m, ये मैंने बताया था अभी। ठीक है, सोचो जल्दी से। अब आगे इतना तो हिंट दे दिया मैंने, मतलब ये सेकंड लॉ से सोल्व करना है, बाकी आसान है। पूरा सर्कल का पूरा एरिया कवर हो जाता है। सर्कल का एरिया लिखते हैं अपन πAB, याद है, अपॉन पूरा एक टाइम पीरियड हो गया L/2m, मतलब पूरा एक टाइम पीरियड हो जाएगा ना। यहाँ से चल के पूरा घूम घूम के वापस यहाँ आ जाए तो एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया। और सर्कल का एरिया πAB लिखा जाता है, जैसे सर्कल का एरिया πr² लिखते हैं ना, सर्कल का एरिया πr² लिखते हैं ना, उसी टाइप से एलिप्स का एरिया क्या लिखेंगे बेटा, πAB। ए और बी क्या है, सेमी मेजर सेमी माइनर। तो यहाँ से टाइम पीरियड निकल के आता है मेरे पास कितना, πAB × 2m/L। ये अपना आंसर हो जाएगा बेटा। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, केपलर्स के सारे लॉ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो आज वाला लेक्चर अपना यहीं क्लोज हो जाएगा, नोट कर लो इसको पूरा, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर अपना यहीं क्लोज होगा बेटा। मतलब आज वाले लेक्चर में अपन ने क्या किया, केपलर के तीन लॉ समझ लिए और तीनों लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। ये आ गया आपका थैंक यू वाला स्लाइड, ठीक है। चलो गायब। तो देखो वापस बताता हूँ क्या क्या पढ़ा डाला अपन ने। ये जो केपलर्स लॉ थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या था बेटा, फर्स्ट लॉ में तो कुछ नहीं, जो है कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहा है। सेकंड लॉ में क्या था, dA/dt इक्वल टू जो होगा वो L/2m होगा, ठीक है। और ये जो बेस्ड था किस पे, बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। और V1r1 इक्वल टू V2r2 भी होता है यहाँ पे, क्वेश्चन V1r1 V2r2 से भी हो जाता है। थर्ड लॉ है T² प्रोपोर्शनल टू R3। ये तीन लॉ आज अपन ने डिस्कस करे, तीनों लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी अपन ने आज वाले लेक्चर में कर लिए हैं बेटा, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं बच्चों, थैंक यू।